नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जीवन संगिनी और इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं पढ़े हैं, ये पार्ट पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहले आप वो पार्ट पढ़िएगा ताकि आपको ये पूरी कहानी समझ में आए। और उन सभी पार्ट्स का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीवन संगिनी नाम से प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जिससे जाकर के आप सारे पार्ट्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इस 5वें पार्ट को शुरू करते हैं। मैं तुम्हें डेविल दिखाई देता हूँ और तुम्हें डेविल बिल्कुल पसंद नहीं। अभिमन्यु सलोनी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे करता है। सलोनी तुरंत पीछे हट जाती है। अभिमन्यु उठकर खड़ा हो जाता है और सलोनी की तरफ बढ़ता है। सलोनी तुरंत जाकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। अभिमन्यु बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर कहता है, मैं ऐसा ही था, ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। और अब तो तुम्हें डेविल को ही पसंद करना होगा, क्योंकि अब अपने इस अवतार को मैं कभी छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। इस लड़की की इतनी हिम्मत, ये मुझे उपाधि पर उपाधि दिए जा रही है। कभी मुझे जिद्दी कहती है तो कभी मुझे डेविल कहती है। प्यार का एक शब्द नहीं कहा होगा और बातें मुझे ढेर सारी सुना दी। बस एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अभिमन्यु अग्रवाल से जुड़ी हुई है। कमरे में बैठकर एक आदमी सिगरेट पी रहा था। अभिमन्यु अग्रवाल का नाम सुनते ही वह तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, जल्दी बताओ, बहुत दिनों से इस खबर का इंतजार था। मुझे सुना है आजकल ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मना रहा है, शादी हो गई है। बिल्कुल सही सुना है। एक और खबर है, जिस लड़की से उसकी शादी हुई है वही लड़की है जिसे वह पिछले 1 साल से ढूंढ रहा था। आपने कहा था ना कि अभिमन्यु जिसे ढूंढ रहा है उसके बारे में पता करो। उसकी पत्नी ही वह लड़की है, वही उसको सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या खबर सुनाई है! इसका मतलब अब कोई हमें ऐसा मिल गया है जिसके ज़रिए हम उस अभिमन्यु अग्रवाल को तोड़ सकते हैं। बहुत घमंड है ना उसमें। बहुत गुरूर के साथ कहता है अभिमन्यु अग्रवाल को कोई अपने सामने झुका नहीं सकता। मैं भी देखता हूँ किस तरह अभिमन्यु झुकता नहीं है। झुकेगा भी, टूटेगा भी, क्योंकि अब उसकी कमज़ोर नस मेरे हाथ में आ गई है। सलोनी, तुम मेरी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जब मैंने ऐसा ही क्या कर दिया जो तुम मुझसे बोलना भी ज़रूरी नहीं समझ रही? मैंने तो अपने दिल की बात खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने रख दी है। तुम्हें तो यह सोचकर खुश होना चाहिए कि जो तुम्हारा पति है वह तुमसे पहले से प्यार करता है। तुमने ऐसा फिल्मों में देखा होगा, लेकिन तुम्हारे साथ तो रियल ज़िंदगी में हो रहा है। और तुम हो, आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? मिस्टर अग्रवाल, इतनी देर से मैं सिर्फ आपकी ही बातें सुन रही हूँ। मुझे नींद आ रही है। काफ़ी रात हो चुकी है, दवा खा लीजिए, मुझे भी सोने दीजिए और आप भी सो जाइए। बाकी बातें कल सुबह करेंगे। सलोनी अभिमन्यु और अपने बीच तकिए रखने लगती है। अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम क्या कर रही हो? बीच में पहाड़ क्यों खड़ा कर रही हो? आफ्टर ऑल हम हस्बैंड वाइफ है, एक साथ लेट सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आपने मुझे बहुत परेशान किया, थोड़ा मैं भी आपको परेशान करूंगी। इसका मतलब सलोनी, तुम मुझे तड़पा कर मुझसे बदला लेना चाहती हो? जो मैंने तुम्हें इतने दिन परेशान किया उस चीज़ का? अरे मैंने तो अनजाने में किया, लेकिन तुम तो मुझसे जानबूझकर परेशान कर रही हो। मेरी मर्जी। अभी आप मेरा हाथ छोड़ेंगे या मैं आपको काट लूँ? अच्छा, और हाथ नहीं छोड़ा तो तुम मुझे काट लोगी? काट के दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे दांत कितने ज़्यादा नुकीले हैं। जंगली बिल्ली तो तुम वैसे भी हो ही। क्या कहा तुमने? मुझे? मैं जंगली बिल्ली हूँ? अभी दिखाती हूँ। सलोनी अभिमन्यु के हाथ पर काटने लगती है, लेकिन अभिमन्यु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सलोनी ज़्यादा तेज़ी से अपने दांत नहीं चुभो ही रही थी। अभिमन्यु मुस्कुराकर सलोनी को उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसका हाथ छोड़ देती है। सलोनी के दांत अभिमन्यु के हाथ पर निशान छोड़ देते हैं। अभिमन्यु हाथ को चूम करके कहता है, देखो चलो, इसी बहाने कम से कम तुम्हारी कोई निशानी तो मिली। वैसे कल सुबह यह मैं दादी को दिखा दूंगा। उनकी बहू ने मुझे कितना प्यारा तोहफा दिया है। बड़े ही बेशर्म इंसान हैं आप। अपनी दादी को दिखाएंगे? दादी क्या सोचेगी मेरे बारे में? यही कि उनका बेटा कितना प्यार करता है बहू से, और बहू है जो बेटे को दूसरे ही निशान देते हैं। देखिए, आप इस तरह से कोई भी हरकत नहीं करेंगी। अभिमन्यु सलोनी की आंखों में देखकर कहता है, और मैं हरकत क्यों नहीं करूँगा? इस तरीके की एक शर्त है। अगर तुमने बीच में तकिए के पहाड़ नहीं खड़ा किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें ये पहाड़ खड़ा करके रखोगे तो मैं दादी को दिखा दूंगा। सलोनी सारे तकिए उठाकर ज़मीन पर फेंक देती है। अरे आपने यह क्या किया? सर के नीचे क्या लगाएंगे हम? सलोनी गुस्से में मुंह घुमाकर लेट जाती है। अभिमन्यु धीरे से उठता है और सारे तकियों को उठाकर बिस्तर पर रखता है और एक तकिया सलोनी के सर के नीचे लगाने लगता है। सलोनी उसे उठाकर फेंक देती है। अभिमन्यु चुपचाप आकर सलोनी के बगल में लेट जाता है और सलोनी के सर पर
अपने हाथ रख देती है। सलोनी गुस्से में उसकी तरफ देखती है। अभिमन्यु मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें तकिया लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारा परमानेंट तकिया। तुम हमेशा मेरे कंधे पर सिर रख के सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सलोनी अभिमन्यु का हाथ हटाकर कहती है, मुझे बिना तकिए के सोने की आदत है। अजीब लड़की है, मतलब जहाँ पर लड़कियाँ पति के प्यार के लिए परेशान करती हैं, मैं हूँ जो इसे इतना प्यार दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके नखरे ही नहीं समझ में आ रहे। सलोनी, तुमने मुझे रात की दवाई नहीं दी। अभी कुछ देर पहले तो आपने दवाई खाई है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? वह तो मेरे दर्द की दवाई है, मैंने अपनी दवाई की बात की है। पता नहीं अब इनके दिमाग में कौन सी खुरापात चल रही है। सलोनी कुछ नहीं बोलती, दूसरी तरफ मुंह घुमाकर लेट जाती है। अभिमन्यु उसे पलटकर तुरंत उसके ऊपर आ जाता है। सलोनी हैरान रह जाती है और कहती है, यह क्या तरीका है? हटिए मेरे ऊपर से, शर्म नहीं आती आपको? अभिमन्यु कहता है, मुझे क्यों शर्म आएगी? किसी गैर के ऊपर थोड़े ना हूँ, अपनी पत्नी के ऊपर हूँ। देखो बीवी, तुम्हें सोने से पहले मेरी दवाई तो देनी होगी, और मेरा नाम भी अभिमन्यु नहीं हुआ। अगर कोई मुझे प्यार से नहीं देता तो मैं ज़बरदस्ती ले लेता हूँ। फिर तुम तो मेरी पत्नी हो। लेकिन मैं आपको दवाई दे चुकी हूँ, आप किस दवाई की बात कर रहे हैं? मैं तो प्यार और मोहब्बत की दवाई की बात कर रहा था। लेकिन लगता है तुम रोमांस के नाम पर बिल्कुल जीरो हो। आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया क्या तुमने? सलोनी मुस्कुराकर कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब इतनी खूबसूरत हूँ कि मैंने अभिमन्यु अग्रवाल को पागल बना दिया, जो पिछले 1 साल से दीवानों की तरह मुझे ढूंढ रहा था। तो सोचो, जिन लड़कों के साथ मैं पढ़ती थी, क्या वह मेरे दीवाने नहीं होंगे? एक नहीं जाने कितने बॉयफ्रेंड है। सलोनी की बात सुनकर अभिमन्यु तुरंत दूर हो जाता है और गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं? बिल्कुल हैं, यही सुनना चाहते थे ना? जरा बताना तो, कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? इस शहर में ही नहीं, इस दुनिया से ही गायब ना कर दिया तो मेरा नाम भी अभिमन्यु अग्रवाल नहीं। अरे वाह, बोल तो ऐसे रहे जैसे आप बहुत ही पाक साफ है। कभी किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं रहा? आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? वैसे तो देखने में बहुत ही हैंडसम है, पैसे वाले भी हैं, आपके पीछे हज़ारों लड़कियां घूमती होंगी ना? आपकी भी तो कोई गर्लफ्रेंड होगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी गर्लफ्रेंड से। आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे बॉयफ्रेंड से? तुम्हारी शादी हो चुकी है ना? शादी से पहले तो सभी के अफेयर्स होते, इसमें कौन सी नई बात है? अभिमन्यु पास में रखा हुआ गिलास उठाकर ज़मीन पर फेंक देता है। सलोनी उसकी इस हरकत से डर जाती है। अभिमन्यु गुस्से में लाल आंखें करता है और सलोनी का कंधा पकड़कर कहता है, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की थी, वह हो तुम। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की है, वह हो तुम, और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की रहेगी, वह भी तुम हो। माना कि मेरे पीछे हज़ारों लड़कियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक लड़की के पीछे हूँ, और वह भी तुम हो। मैंने ना आज से पहले तुम्हारे सिवा किसी को देखा था और ना ही कभी देखूंगा। सलोनी अभिमन्यु की आंखों में देखती है, जिसमें उसे खुद के लिए ढेर सारा प्यार दिखाई देता है। अभिमन्यु की आंखें इस वक्त गुस्से में लाल थी। सलोनी धीरे से कहती है, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी। अभिमन्यु से छोड़ देता है और दूसरी तरफ मुंह घुमाकर लेट जाता है। सलोनी यूं ही बैठी रहती है और थोड़ी देर बाद कहती है, जब आपके पास इतना पैसा पावर है, आपके पास किसी भी लड़की के लिए वक्त नहीं था, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। एक माँ की जिम्मेदारी थी, खुद की पढ़ाई पूरी करनी थी, अपने पैरों पर खड़ा होना था, फिर मेरे पास कहाँ से बॉयफ्रेंड बनाने का वक्त आ गया? इतना भी सेंस नहीं है क्या? सलोनी इतना कहकर दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है। अभिमन्यु मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। सलोनी थोड़ा सा कसमसाती है, लेकिन अभिमन्यु उसे कस के पकड़ लेता है। सलोनी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे धीरे दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। अभिमन्यु सलोनी को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। थोड़ी देर में अभिमन्यु को तो अच्छे से नींद आ जाती है, लेकिन सलोनी को नींद नहीं आती। वह बार बार अभिमन्यु के पास से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अभिमन्यु की पकड़ इतनी मजबूत थी कि बेचारी हिल भी नहीं पा रही थी। सलोनी अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखती है और मन में कहती है, बहुत शौक है ना अपनी पत्नी से प्यार करने का, आज मैं इनका सारा शौक निकाल दूंगी। कल से यह खुद बीच में तकिए लगाने को तैयार हो जाएंगी। अभिमन्यु सुकून से सो रहा था। उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिससे पता लगाया जा सकता था कि वह सपने में भी सलोनी को ही देख रहा था। अचानक से उसके गाल पर एक थप्पड़ लगता है। अभिमन्यु हड़बड़ा कर उठता है। सलोनी जल्दी से आंखें बंद करके सोने का नाटक करती है। अभिमन्यु सलोनी की तरफ देखता है, जो सुकून से सो रही थी। अभिमन्यु अपने गाल पर हाथ रखता है। थप्पड़ बहुत जोरों का था, लेकिन सलोनी तो सो रही थी। लगता है सोते हुए उसके हाथ पर कुछ ज़्यादा ही चलते हैं। अभिमन्यु फिर से लेट जाता है। सलोनी थोड़ी देर बाद फिर से आंखें खोलकर देखती है। अभिमन्यु आराम से सो रहा था। सलोनी अपने दोनों पैर अभिमन्यु के ऊपर रख लेती है। अभिमन्यु की आंखें खुलती हैं। उसे अपने ऊपर वजन महसूस होता है। वह देखता है सलोनी के पैर उसके ऊपर हैं। अभिमन्यु सिर पर हाथ रख कर कहता है, छोटे बच्चों की तरह सोती है ये लड़की, और फिर से लेट जाता है। अब सलोनी को अभिमन्यु को परेशान करने में
मज़ा आ रहा था। सलोनी फिर से अभिमन्यु के ऊपर अपनी हाथ पैर दोनों रख देती है और सो जाती है। अभिमन्यु बेचारा सलोनी के हाथ पैर फिर से सही करता है और उठकर बैठ जाता है। अजीब लड़की है, छोटे बच्चों की जैसी हरकतें करती है। हाथ पैर स्थिर नहीं रह ही नहीं सकते, दोनों बांध दूंगा अगर अब की बार हाथ पैर चलाया तो। सलोनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसने चुपचाप आंखें बंद करके लेटना ही समझदारी समझा। अगर अभिमन्यु को पता चल जाता कि वह जाग रही है तो उसकी आफत आ जाती। अभिमन्यु सलोनी के करीब जाता है। सलोनी को अपने चेहरे पर अभिमन्यु की सांसें महसूस हो रही थी। अंदर से उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन वह चेहरे पर उसे बता नहीं सकती थी, वरना अभिमन्यु को शक हो जाता कि वह जाग रही है। अभिमन्यु कहता है, यह तो सो रही है, लगता है सच में सोते ही हाथ पैर चला रही थी, इसका कोई इलाज करना पड़ेगा। अभिमन्यु सलोनी के दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच में दबा लेता है। सलोनी के दोनों हाथों को साइड में करके दबा देता है। सलोनी मन में कहती है, हे भगवान, यह तो मैं खुद ही अपने बनाए जाल में फंस गई। अभिमन्यु सलोनी के बेहद करीब था। वह प्यार से सलोनी का चेहरा देखता है और धीरे से उसके होठों पर किस करके चुपचाप लेट जाता है। सलोनी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। थोड़ी देर तक सलोनी कुछ नहीं करती और थोड़ी देर बाद धीरे से आंखें खोलकर देखती है। अभिमन्यु सुकून से सो रहा था। सलोनी खुद को फंसा हुआ महसूस करती है और मन ही मन कहती है, ले ले सलोनी पंगा, अब तो तू बिल्कुल भी नहीं निकल सकती इनके चंगुल से। और इन्होंने मुझे किस कैसे किया। दिन पर दिन बेशरम होती जा रहा है ये इंसान। अगली सुबह सलोनी की आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि वह अभिमन्यु के सीने पर सिर रखकर सो रही है। सलोनी जल्दी से अभिमन्यु से अलग होती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखती है और बाथरूम में चली जाती है। सलोनी तैयार होकर नीचे मंदिर में जाती है। सलोनी जैसे ही आरती करने के लिए खड़ी होती है, उसे अभिमन्यु अपने बगल में खड़ा हुआ दिखाई देता है। सलोनी कहती है, आप इतनी जल्दी रेडी होकर नीचे कैसे आ गए? पैरों से आया हूँ। अरे बाबा, मेरा कहने का मतलब है, जब मैं नीचे आई तब तो आप सो रहे थे। बीबी, जब तुम प्यार से मेरे चेहरे को देख रही थी ना, मैं उसी वक्त जाग गया। वह तो बस मैं नाटक कर रहा था सोने का, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम रात में कर रही थी। सलोनी की आवाज़ उसके गले में ही रह जाती है। वह तुरंत अपना चेहरा घुमाकर आरती करने लगती है। सलोनी थाली रखकर बाहर जाने लगती है। अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है अभिमन्यु अग्रवाल पागल है? पूरी दुनिया को मैं अपने इशारों पर नचाता हूँ और मेरी पत्नी मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रही है। वैसे मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तुम मुझे प्यार से नचाओगी। अभिमन्यु मंदिर से सिंदूर लेकर सलोनी की मांग में लगा देता है। तुम इसे लगाना भूल गई थी। सारे श्रृंगार से बढ़कर एक औरत के लिए यह श्रृंगार होता है, इसलिए आज के बाद मांग में सिंदूर लगाना कभी मत भूलना। सुबह नाश्ते के वक्त सलोनी की माँ नहीं थी। सलोनी चारों तरफ अपनी माँ को देखती है, फिर उसके कमरे की तरफ जाने लगती है। कुसुमा जी कहती है, बेटा तुम्हारी माँ मंदिर गई हुई है। जाने वाली तो मैं भी थी, लेकिन क्या है ना, इस बुढ़ापे में शरीर में सब रोग लग जाते हैं। मेरे घुटनों में इतना दर्द हो रहा था कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। मेरी वजह से उन्हें और दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने कहा, बहन जी आप ही चली जाइए, वह बस आने ही वाली होंगी। दयानंद जी मयंक जी के कान में कहता है, तुम्हारी माँ को आज क्या हो गया है? पहली बार अपने आप को बुढ़िया कहा है, लगता है इसका दिमाग सही हो गया है। तुम मेरे बारे में कोई बात कर रहे हो, बोलो तुम्हें क्या लगता है? मुझे समझ में नहीं आएगा। भाग्यवान, मैं तो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरी तारीफ़ कितनी अच्छी तरीके से करते हैं। अभिमन्यु कहता है, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। दरअसल दादी माँ, दादाजी, पापा, मैं ये सोच रहा था कि सलोनी को भी अपने साथ ऑफिस ले जाना शुरू कर दूं, क्योंकि सलोनी ने फैशन डिज़ाइनिंग का एक प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है और मैंने उसके डिज़ाइंस किए हुए पैम्पलेट देखे थे। मैं चाहता हूं कि इस साल जो भी हमारा फैशन शो होने वाला है उसकी ड्रेसेस सलोनी ही डिज़ाइन करे। दयानंद जी कहते हैं, बेटा तूने बहुत अच्छा सोचा है। जब इतनी अच्छे डिज़ाइनर हमारे घर पर है तो हम बाहर से डिज़ाइनर क्यों हायर करें? और वैसे भी पिछली बार उषा की डिज़ाइन कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। तुम बहू को अपने साथ ऑफिस ले जाना शुरू कर दो, आखिर तुम दोनों को ही तो संभालना है। सलोनी खाते खाते रुक जाती है और अभिमन्यु की तरफ देखती है। लेकिन दादाजी, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस एक छोटी सी डिज़ाइनर, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए मैं कैसे? तो क्या हुआ बेटा, ये तुम्हारी अपनी कंपनी है। जब तुम इसमें जाओगी, अपना समझ कर काम करोगी तो तुम बहुत अच्छा काम करोगी, और एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही है। तो फिर अपनी ही कंपनी से क्यों नहीं? कब तक छोटी मोटी डिज़ाइनर बनी रहोगी? अब फेमस होने का वक्त आ गया है, और वैसे भी तुम अग्रवाल परिवार की बहू हो तो सलोनी अग्रवाल का नाम भी तो टॉप पर होना चाहिए, अभिमन्यु अग्रवाल की तरह। नीलिमा जी कहती हैं, नाश्ता करके बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है। सुनिए, मैनेजर को फ़ोन करके बता दीजिए कि हमारी बहू पहली बार ऑफिस आ रही है, उसकी स्वागत की अच्छी खासी तैयारी की जाए।
सभी अभिमन्यु के इस फैसले से बहुत खुश होते हैं, लेकिन सलोनी के चेहरे पर घबराहट थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतनी बड़ी कंपनी को कैसे संभालेगी। अभिमन्यु धीरे से सलोनी के पास जाकर कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है बीबी, तुम्हारा पति हर वक्त तुम्हारे साथ है। सलोनी की माँ मंदिर में पूजा करके वापस आ रही थी। अचानक से उसकी नज़र सामने खड़े आदमी पर पड़ती है। वह तुरंत घबराकर 2 कदम पीछे हट जाती है। वह आदमी गौर से सलोनी की माँ की तरफ देखता है और आगे आने लगता है। सलोनी की माँ तुरंत वहाँ से पैदल भागना शुरू करती है। वह आदमी भी उसका पीछा करता है। सलोनी की माँ बचते बचाते, छुपते छुपाते किसी तरह उसे चकमा देकर वहाँ से निकल आती है। वह आदमी फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन करता है। हाँ मालिक, आज मुझे निरुपमा दिखाई दी। इतने सालों में काफ़ी बदल गई है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वह निरुपमा ही थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार अच्छे से पता कर लेता हूँ। इतना पता चल गया कि वह इस शहर में है। अब मैं किसी भी तरह से उसे निकाल लूँगा, और हो ना हो वो सोने की चिड़िया भी उसी के पास होगी। इधर सलोनी की माँ भागते भागते घर के सामने पहुँच जाती है। उससे पहले वह लंबी लंबी सांसें लेती है और अपने चेहरे पर आया हुआ पसीना साफ करती है। सलोनी उन्हें देखकर कहती है, माँ, हम सब कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। बस अभी हम सब ने नाश्ता किया है। आपको कितना टाइम लग गया मंदिर में? बेटा, दरअसल मैं रास्ता भूल गई थी मंदिर से घर आने का, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। नीलिमा जी कहती है, मैंने आपसे कहा था ना बहन जी कि आप ड्राइवर के साथ गाड़ी में चले जाइए, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। अरे यह घर आपका है, यहाँ की सारी चीज़ें आपकी हैं। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं पैदल चली गई, लेकिन आते वक्त पता नहीं दिमाग को क्या हो गया, बुढ़ापे का असर है न, रास्ता ही दिमाग से उतर गया। सलोनी की माँ कमरे में जाती है और भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहती है, भगवान जी, इतने सालों तक मैंने सलोनी को संभाला है। मेरी वजह से मैं उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। किसी भी तरह से उसकी रक्षा करूंगी। आज बरसों बाद मेरा सामना मेरे अतीत से हुआ है। मैं अतीत की परछाई भी अपनी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी। बीबी, मुझे लेट लतीफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए समय से जल्दी तैयार होकर गाड़ी में आ जाना। नीचे मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सलोनी जल्दी जल्दी तैयार होती है। उसने सलवार सूट डाल रखा था। जैसे ही नीचे उतरने लगती है, कुसुमा जी कहती है, यह पहनकर तू कहाँ जा रही है? ऑफिस दादी, साड़ी पहन के थोड़ी ना जाऊँगी। अरे तो ये सूट पहनकर भी क्यों जा रही है? अभी तेरा पति मुँह बनाने लग जाएगा। जीन्स और टॉप पहन कर जा। दयान जी कहते हैं, बिल्कुल बहू, वही पहन कर जा। तेरी दादी सास भी जवानी में यही पहना करती थी। तू तो फिर भी आज की है। बड़ू, तुम्हें बिना बीच में बोले चैन नहीं पड़ता क्या? लेकिन दादी, मैंने कभी जींस नहीं पहनी, इसलिए मेरे पास जींस है ही नहीं। लो, हो गया कांड। ठीक है, आज के लिए यह पहन जा, पर आज शाम को तेरे पति के साथ अपने लिए ऑफिस जाने के लिए कपड़े लेकर आना। खरीदारी करना, समझ में आ रहा है? सलोनी सबके पैर छूकर बाहर आती है। अभिमन्यु उसे सिर से पैर तक देखता है और पहले अभिमन्यु कुछ बोलता, सलोनी आंखें बंद करके कहती है, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने वाले हो, लेकिन मैंने हमेशा से ही सलवार सूट पहना है। मेरे पास जींस टॉप बिल्कुल नहीं है। दादी ने मुझे बोला था, इसलिए आज लौटते समय मैं आपके साथ शॉपिंग करती हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ बोलना मत। आज के लिए मुझे यही कपड़े पहनने रहने दो। अभिमन्यु सलोनी की तरफ देख कर कहता है, मैं तो यह कहने वाला था कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सलोनी अभिमन्यु की तरफ देखती है और अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या कहने वाला है। दादी कहती है, जींस पहनो। चलो कोई नहीं, आज तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लेते हैं। फिलहाल ऑफिस चले। अभिमन्यु बार बार सलोनी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। सलोनी कहती है, अगर मुझे देखकर मुस्कुराना बंद हो गया हो तो थोड़ा गाड़ी पर ध्यान दीजिए। सलोनी अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी कि वह कैसे इतनी बड़ी ऑफिस में काम करेगी, कैसे सब कुछ संभाल पाएगी। अभिमन्यु जैसे ही गाड़ी रोकता है, तुरंत आदमी दौड़ कर आता है, उसकी गाड़ी खोलता है। सलोनी नीचे उतरकर सबसे पहले बिल्डिंग देखती है। उसका मुंह खुला रह जाता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा ऑफिस। अभिमन्यु सलोनी का हाथ पकड़कर अंदर चल देता है। किसी राजा की तरह अभिमन्यु ऑफिस के अंदर जाता है। उसे देखकर सभी जल्दी से खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। अभिमन्यु कहता है, आज से हम सबके साथ मेरी वाइफ भी ज्वाइन कर रही है, इसलिए जल्दी से मीटिंग बुलाइए। अभिमन्यु सलोनी को अपने केबिन में लेकर जाता है। सलोनी काफ़ी नर्वस लग रही थी। अभिमन्यु उसे पानी पीने के लिए देता है और अपनी चेयर पर बैठा देता है। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान, यह ऑफिस तुम्हारा है। जो कुछ भी करना है अपने तरीके से करो। तुम किसी के अंडर काम नहीं करने वाली हो, बल्कि यहाँ पर लोग तुम्हारे अंडर काम करने वाले हैं, इसलिए घबराना उन्हें चाहिए, ना कि तुम्हें। सब कुछ रेडी हो गया है सर,
मीटिंग के लिए चले। ठीक है आप चलिए हम आते हैं। अभिमन्यु सलोनी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है, उसके बाल सही करता है, उसका चेहरा सही करता है। अभिमन्यु की छुअन से सलोनी के दिल में अजीब सी खुशी हो रही थी। अभिमन्यु सलोनी के करीब आता है, सलोनी घबरा कर पीछे होती है। अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करता है। तुम मुझसे इतना डरती क्यों रहती हो, मुझसे दूर क्यों भागती हो? ज़्यादा दूर भागी ना तो फिर समझ लेना मैंने अगर अपना कंट्रोल खो दिया तो गलती कर बैठूंगा। जान, इसके बाद दर्द तुम्हें होगा, मुझे नहीं। उसकी बातें सुनकर अब सलोनी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। यह एहसास बहुत अच्छा था। अभिमन्यु आगे बढ़कर सलोनी के माथे पर किस करता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर चल देता है। हेलो एवरीवन, आप लोग इन्हें तो जानते ही होंगे, माय वाइफ सलोनी अभिमन्यु अग्रवाल। आज से यह भी हमारी ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं और हमारा जो डिज़ाइनर डिपार्टमेंट है ना, उसे आज के बाद यही देखेंगे। इसलिए जितने भी उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, आप लोग इनसे मिलिए, बात कीजिए। मैनेजर साहब आप सलोनी को उनके कैबिन दिखा दीजिए, अच्छी तरह से समझा दीजिए। बाकी सब कुछ मेरी वाइफ देख लेगी, बहुत टैलेंटेड है। हम बहुत दिनों से एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर ढूंढ रहे थे, अब जाकर हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हुई है। आने वाले जो भी फैशन शो हैं उनके लिए ड्रेस सलोनी ही डिज़ाइन करेंगी। आप सब लोग इन्हें अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लापरवाही की इस कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। जो लापरवाह है, जो कामचोर है, उसके साथ इस कंपनी में क्या होता है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अभिमन्यु अग्रवाल को बेस्ट लोग ही पसंद हैं। उसकी बातें सुनकर सलोनी उसकी तरफ देखती है। अभिमन्यु मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बेस्ट हो और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। सलोनी अपने कैबिन में जाती है। उसका मन बहुत घबरा रहा था, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ से मिलकर उनकी बातें सुनकर उसे बहुत खुशी होती है। सबके साथ बातें कर करके उसे अच्छा फील होता है। आज का दिन इसी तरह से निकल जाता है। शाम होते ही अभिमन्यु जल्दी से सलोनी के केबिन में जाता है। क्या बात है, पूरा काम एक ही दिन में करने का इरादा है। चलिए मैडम, शाम हो गई है, आपकी शॉपिंग भी करवानी है। अभिमन्यु सलोनी को लेकर मॉल के अंदर जाता है। उसकी एंट्री होते ही सभी एक साइड हो जाते हैं। सलोनी हैरानी से देखती है। अभिमन्यु कहता है, इतनी हैरानी से मत देखो जान, तुम्हारा पति एक ब्रांड है। उसके आते ही हर जगह हलचल मच जाती है। सलोनी अभिमन्यु की तरफ देखती है और मन में कहती है, देखो तब अपनी ही तारीफ करते रहते हैं। सलोनी मॉडर्न कपड़े देखकर चकरा जाती है, क्योंकि उसने तो हमेशा से सलवार सूट ही पहना था। अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके के कपड़े नहीं पहने। अभिमन्यु कहता है, तो आज पहन लो। अभिमन्यु 8-10 ड्रेस लेता है और सलोनी के हाथ में देकर कहता है, जाओ ये सारे ट्राई करके देखो, मुझे दिखाकर जो बेस्ट लगेगा मैं हाँ बोल दूंगा। सलोनी ट्रायल रूम में जाती है और एक एक ड्रेस चेंज करके अभिमन्यु को दिखाती रहती है। तभी अभिमन्यु की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो काफ़ी देर से सलोनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। अभिमन्यु कुछ ड्रेसेस को सेलेक्ट करता है। सलोनी, तुम थोड़ी देर यहीं पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। अभिमन्यु वहाँ से निकल कर जाता है और उस आदमी के पीछे खड़ा हो जाता है। वह आदमी अभी भी खड़ा होकर सलोनी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अभिमन्यु उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई साहब, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, आप उधर कुछ देख रहे हैं, कोई आपका अपना है क्या? आदमी कहता है, तेरे से मतलब, तू अपना काम कर। मैं अपना काम ही कर रहा था, लेकिन आप शायद अपना काम नहीं कर रहे हैं। आप इस तरह खड़े होकर मेरी पत्नी को देख रहे हैं, तो भला मैं अपना काम आराम से कैसे कर सकता हूँ? वह आदमी कहता है, अच्छा तो यह तुम्हारी पत्नी है, चल भाई अच्छा है, खूबसूरत है। उसका इतने बोलते ही अभिमन्यु एक गुस्सा उसकी नाक पर मारता है। उस आदमी की नाक से तुरंत खून आ जाता है। वह आदमी गुस्से में कहता है, तेरी इतनी हिम्मत साले, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? अभिमन्यु कहता है, तू मेरे बारे में जानता क्या है? अभी तो मैंने सिर्फ हाथ उठाया, अभी तू देख तेरे ऊपर क्या क्या उठाता हूँ। और इतना बोलते ही अभिमन्यु उसे बुरी तरह से मारने लगता है। अभिमन्यु की के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं तो अभिमन्यु गुस्से में कहता है, इसके शरीर पे एक भी हड्डी नहीं बचनी चाहिए, तोड़ फोड़ कर हॉस्पिटल भेज दो। चलें? सलोनी अभिमन्यु का हाथ पकड़कर कहती है, जी आपके हाथ पर चोट कैसे लग गई? खून निकल रहा है। अरे कुछ नहीं, बस वो जरा सी है, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है, कर लूँगा। आप झगड़ा करके आ रहे हैं ना, आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? वह आदमी मुझे बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था, आपने उसे मारा पीटा है ना, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? अभिमन्यु, काफ़ी समझदार हो। कोई मेरी पत्नी को इस तरह से देखे मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें देखने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें प्यार करने का हक सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु अग्रवाल का है। किसी और ने तुम्हारी तरफ नज़र भी उठाई तो आंखें फोड़ दूंगा। अभिमन्यु सलोनी का हाथ पकड़कर बाहर चल देता है और सलोनी भी मुस्कुराते उसके पीछे चल देती है। मेरे बच्चे घर वापस आ गए, तो बताओ आज पहला दिन कैसा रहा तुम्हारा?
तेरी सास यहाँ परेशान हो रही थी, मैंने तो कह दिया था कि मुझे अपनी सलोनी पर पूरा भरोसा है, पहले दिन ही सबको इम्प्रेस कर देगी। शुरुआत में तो दादी मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन इसके बाद सबसे बात करके बहुत अच्छा फील हुआ और मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि अपना बेस्ट दे पाऊँ। तेरे पति को क्या हुआ? बिना कुछ बोले ही ऊपर चला गया। शॉपिंग करवाई है ना तुझे? देखिए दादी, बैग तो गाड़ी में ही रह गया, शायद थक गए हैं इसी वजह से। कोई बात नहीं, मैं नौकर से बोलकर तेरा बैग निकलवा लेती हूँ। तू जा करके फ्रेश हो जा, थक गई होगी ना। नीलिमा, तू जल्दी से खाना लगवा, बच्चे भूखे होंगे। और तेरा पति और तेरे ससुर कहाँ चले गए? मम्मी जी, दोनों लोग बाहर गए हुए हैं, मैं खाना लगवाती हूँ, आप तब तक आराम से बैठ जाइए। सलोनी कमरे में जाती है। अभिमन्यु अपने हाथ पर पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा था। सलोनी जाकर फर्स्ट एड बॉक्स उसके हाथ से ले लेती है। गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा था, रखा घर पर था। गुस्से पर कंट्रोल भी किया जा सकता था, हर चीज़ सिर्फ मारपीट से नहीं सही होती है, कोई कोई बातें प्यार से भी समझाई जा सकती हैं। सलोनी बातें करते करते अभिमन्यु के हाथ पर ड्रेसिंग कर देती है। अभिमन्यु प्यार से सलोनी की तरफ देखता है। इस तरह मुस्कुराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दादी ने बोला है जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। सलोनी उठने लगती है। अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर कहता है भूख तो मुझे भी बहुत तेज़ लगी है। हाँ तो फिर जाइए, जल्दी से फ्रेश हो जाइए और नीचे खाना खाने जाइए। अभिमन्यु सलोनी को झटका देता है, जिसकी वजह से सलोनी सीधे अभिमन्यु के सीने से लग जाती है। अभिमन्यु सलोनी के बालों को पीछे करता है। एक बात बताइए, आप सच में इतनी नादान है या फिर नादान बनने की कोशिश कर रही है? मुझे भूख खाने की नहीं है, आपकी चाहत की है। बीवी हो मेरी और हर वक्त मुझसे दूर भागती रहती हो। तुम्हें छूने का अधिकार रखता हूँ, लेकिन कभी मांगता नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी तरफ से मेरे पास आओ। वह दिन कब आएगा सलोनी? सलोनी को पसीना आने लगता है, उसका गला सूखने लगता है। अभिमन्यु उसका पसीना पोंछकर कहता है इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तुम किसी गैर से नहीं, तुम्हारे पति ने पकड़ा है तुम्हारा हाथ। मुझे भूख लग रही है और मुझे खाने की भूख लग रही है। उसकी बातें सुनकर अभिमन्यु जोरों से हंसने लगता है और उसे छोड़ देता है। सलोनी भागकर बाथरूम में घुस जाती है और अपने सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से सांसें लेने लगती है। भगवान, कसम से कितने कितने खतरनाक है ये। मतलब मेरे तो पसीने छूट जाते हैं, लेकिन क्यों छूट जाते हैं सलोनी? वो तेरे पति हैं, अगर तू उनके करीब जाने से इस तरह घबराएगी तो कैसे काम चलेगा? लेकिन इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ है। शुरुआत में उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। तकलीफ़ पहुंचाई है तो क्या हुआ, अनजाने में पहुंचाई है, लेकिन अब वह तुमसे हर गलती की माफ़ी मांग रहे हैं और वह तो तुझसे बहुत पहले से भी प्यार करते हैं। सोच सलोनी, तो कितनी किस्मत वाली है कि तुझे ऐसा जीवन साथी मिला। वह तो तुझे पिछले 1 साल से प्यार करते हैं। क्या मेरा नसीब इतना अच्छा हो सकता है? सलोनी खुद से ही बातें कर रही थी। अभिमन्यु दरवाजे पर जाकर कहता है मैडम, अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं हो जाऊं फ्रेश? सलोनी बाहर निकल आती है और जल्दी से नीचे चली जाती है। अभिमन्यु उसको जाते हुए देखता है। कितनी पागल लड़की है ये, लेकिन बहुत मासूम है और इसकी इसी मासूमियत ने तो मुझे अपना दीवाना बना दिया है। और बहुत ही जल्द वह दिन भी आने वाला है मैडम, जब आप मेरी मोहब्बत में दीवानी हो जाएंगी और आपको मेरे सिवा कोई नज़र नहीं आएगा। बहुत हिसाब चुकाने हैं आपसे, जितना ज़्यादा तड़पाओगी ना, उतने ही बदले गिन गिन कर लूँगा मैं। जोधपुर, एक बड़ी सी हवेली जिसमें शानो शौकत का सारा सामान था। भव्यता वहाँ पर भरी पड़ी थी, नौकरों का आना जाना लगा हुआ था। एक आलीशान कमरे में जिसकी दीवारें ही बता रही थी कि वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक आदमी गुस्से में फ़ोन पर किसी पर चिल्ला रहा था। कितने सालों बाद मुझे उसका कुछ सुराग मिला है। अगर तुम उसे ढूंढने में नाकाम रह गई ना, तो वापस राजस्थान मत आना, वरना तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। इतने सालों से मैं सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पा सका। मैं इस घर में तब भी नौकर था, आज भी नौकर ही बनकर रह गया हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर एक देख रेख करने वाला केयर टेकर बनकर रह गया हूँ। जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, जिसके लिए मैंने खुद को गुनाहों में गिरा लिया, जिसके लिए मैंने अपने हाथ खून से लाल कर लिए, उस मंजिल को पाने के लिए मैं आज भी तड़प रहा हूँ। मैं आज भी अपनी मंजिल से दूर हूँ। जितनी जल्दी हो सके निरुपमा का पता लगाओ। मुझे वह और राजकुमारी दोनों चाहिए, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि राजकुमारी उस औरत के पास ही है। और अगर इस बार तू खाली हाथ वापस आ गया तो समझ लेना बार बार दोहराने की मेरी आदत नहीं है। सलोनी अपनी माँ के कमरे में जाती है। आप यहाँ पर अकेले बैठकर क्या कर रही हो माँ? जब मैं ऑफिस से आई तब भी आप बाहर नहीं थी। चलो खाने का वक्त हो रहा है। बेटा, मैं तो बस भगवान का नाम ले रही थी। एक बात बोलूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, बल्कि मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि मेरा यहाँ मन नहीं लगता। और सिर्फ यहीं पर नहीं, मेरा कहीं पर भी मन नहीं लगता। दामाद जी मेरे बहुत अच्छे
से इलाज करवा रहे हैं। अब मुझे कुछ आराम लग रहा है। तू ऐसा कर, मुझे वृंदावन किसी आश्रम में छोड़ दे, मैं वहीं पर श्याम नाम लेते लेते इस दुनिया से चली जाऊंगी। बस एक तमन्ना थी तुझे सुखी देखने की, वह मेरी आंखों से देख ली है, अब और कोई चाहत नहीं है। आप ऐसी बातें इसलिए कर रही है ना माँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। अगर आपका बेटा होता, क्या आप उससे भी यही बातें करती? तू पागल है। अगर मेरा बेटा होता ना, तो मैं उससे भी यही बातें करती। जीवन में सब कुछ देख लिया है, अब आखिरी समय कम से कम उसका नाम ले लेने दो जिसके पास जाना है। ठीक है माँ, एक बार अभिमन्यु जी से बात करके देखती हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए, अगर आपको कभी भी कोई भी तकलीफ होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगी। क्यों, तुझे क्यों बताऊँ? मैं तो अपने बेटे जैसे दामाद को बताऊंगी। एक बात का वचन देती हूँ कि अगर मुझे कोई भी तकलीफ हुई तो मैं दामाद जी को ज़रूर बताऊंगी। सलोनी मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। बेटा, तेरे पास रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। अगर कभी कोई संकट आया भी तो हर बार की तरह उसे मैं खुद पर लूँगी, तुझ पर कोई आँच नहीं आने दूँगी। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या है सलोनी का राज? कौन है वो आदमी जो सलोनी और उसकी माँ को ढूंढ रहा है? और इधर अभिमन्यु को ढूंढने वाला वो आदमी कौन है? ये सब जानेंगे कहानी के अगले पार्ट्स में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।